आज की इस क्लास में फिर मैं आप लोगों के साथ क्लास 10th का सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ, उसके क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ और साथ ही साथ हम लोग इसके एग्जांपल्स और उसके एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करने वाला हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले टॉपिक्स में जितने भी ज्योमेट्री के पार्ट्स पढ़ाया है उसको मैं 5 मिनट में रिकॉल कर लेता हूँ, फिर मैं जाकर के आगे प्रोसीड करूंगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल को जब मैंने ज्योमेट्री को जब मैंने स्टार्ट किया था तो सबसे पहले मैंने आपको सिमिलरिटी का एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन दिया था। वो इस तरह से दिया था कि टू पॉलीगन्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ साइड्स बी सिमिलर टू ईच अदर if their corresponding angles be same and ratio of corresponding sides be same. That means in other words we can say that corresponding angle will be same and second part में बोल सकता हूं कि corresponding side जो होनी चाहिए वो proportional होनी चाहिए। ये आपका बेसिक याद है, मींस इसको कह सकते हैं कि ये मेरा सिमिलरिटी का स्टैंडर्ड डेफिनेशन था। फिर जाकर कि मैंने वहां पे सिमिलरिटी का ज्यादा डिस्कशन नहीं करके हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि एक न्यू थ्योरम्स का स्टडी किया जो कि मेरा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है और दूसरा ये भी कहलाता है कि आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है, दूसरा थ्योरम के नाम से भी जाता है। जिसमें मैंने बताया था कि अगर कोई ट्रायंगल एबीसी है, ठीक, अगर उसकी किसी साइड मान लिया कि मैंने बीसी के पैरेलल में कोई लाइन एक एल ड्रॉ कर दिया सच दैट एबी एंड एसी डिवाइड्स इन टू पार्ट्स सच एज, अगर मैंने मान लिया कि ये मेरे ट्रायंगल एबी से है और कोई लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया एल, और यदि यह लाइन एबी को डी पे और एसी को ई पे इंटरसेक्ट करती है तो उस केस में मैंने बताया था कि एल इज पैरेलल टू बीसी, एल इज पैरेलल टू बीसी देन एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी होता है। ये मैंने आपको बताया था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में। जब मैंने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में इन चीजों का डिस्कशन कर दिया था तब इसके बाद मैंने आप लोगों को इसकी कोरोलरी के बारे में डिस्कशन किया था, फिर मैंने इसके कन्वर्स के बारे में डिस्कसन किया था कि ट्रायंगल एबीसी, इसी तरह से मेरा कन्वर्स था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी का थ्योरम जिसमें ये मैंने बताया था कि इफ एबीसी इज ए ट्रायंगल इन विच ए लाइन एल is drawn such that AD upon DB is equal to AE upon EC, then D, that means L, or we can say that D is parallel to BC। तो ये थ्योरम जो थे ना आपको मैंने डिस्कस किया था, तो ये आपको इसके कन्वर्स से आता है। फिर इसके बाद मैंने कन्वर्स का भी कोरोलरी का डिस्कशन किया, फिर इसके थ्योरम्स का कोरोलरी का भी मैंने डिस्कशन किया। तो काफी बेहतर ढंग से मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज ये 6.2 तक पूरे बेहतरीन ढंग से मैंने आप लोगों के डिस्कशन कर लिया। बट पार्टिकुलरली जो मुझे यहाँ पे डिस्कस करना है क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स के सिमिलरिटी के क्राइटेरिया कितने और क्या चीज होती है क्राइटेरिया। दूसरी बात, हम लोग क्राइटेरिया क्यों पढ़ते हैं? जब हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशन को ले ही लिया, बेसिक डेफिनेशन को जब मैंने ले ही लिया कि कोई भी पॉलीगन के अंदर मेरा ट्रायंगल भी आता तो फिर मैं उसी बेसिक डेफिनेशन को क्यों नहीं यूज करके उसे सिमिलर कर सकता हूँ। ठीक, तो मेरे यहाँ पे पॉइंट्स है ना वो वही सारी पॉइंट्स है। सबसे पहले कि हम लोग यहाँ पे सबसे पहला हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन राइज करेगा कि जैसा कि मैंने यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन यूज किया, मेरे जो बेसिक डेफिनेशन है या इसी को ना मैं बोल सकता हूं स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ सिमिलरिटी। ये जो मैंने आप लोगों को सिखाया और उसके बाद दूसरी बात आती है, ये जो है मेरा एक डेफिनेशन है, इसको क्या मैं यूज करके हर जगह क्यों नहीं सॉल्व करता हूं? फिर मुझे यहाँ एक क्राइटेरिया क्यों आ होता है? ठीक, एक अलग से रूल मुझे पढ़ना पड़ता है, ऐसे 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 ऐसे, फिर उसी तरह से आपका ए या ए उसी को बोला जाता है। तो ये सारे पढ़ने की क्या जरूरत है? क्या मैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी बताओ बेसिक डेफिनेशन है या स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो सिमिलरिटी का दिया गया है, क्या उसके हेल्प से मैं प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर सकता हूँ? देखिए, तो यहाँ पे आंसर आती है। अगर आप कॉन्ग्रुएंसी पढ़े होंगे क्लास 9th में, जैसा कि आप लोग क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बहुत ही बेहतर ढंग से डिस्कशन किए होंगे, उसमें भी आप लोग को पहले तो एक बेसिक डेफिनेशन दिया गया था और फिर बेसिक डेफिनेशन के बाद क्या किया गया, उसी को कॉम्पैक्ट फॉर्म करके उसके भी रूल्स और उसके क्राइटेरिया बना दिए गए क्योंकि पार्टिकुलरली आपको ट्रायंगल्स के लिए, बट वही क्वाड्रिलेटरल के लिए या पेंटागन के लिए, हेक्सागन के लिए अप्लाई करोगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखाऊंगा कि बेसिक डेफिनेशन और ये क्राइटेरिया के बीच क्या रिलेशनशिप है।
क्यों हम लोग बेसिक डेफिनेशन को छोड़ करके डायरेक्ट क्राइटेरिया पे कूदते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे ए आपका मतलब यहाँ एक पॉइंट है, बी आपका यहाँ एक पॉइंट है, और आपका ए से बी तक जाने के अगर दो रास्ते हैं, एक रास्ते हैं आपका ए से बी और दूसरा रास्ता है आपका एडीबी। क्या है? एक एसीबी और दूसरा रास्ता एडीबी है। तो डेफिनेटली रूप से आप कौन सा रास्ता चूज करोगे? जो रास्ता आपके लिए इजी रहे, जहां पे आप कम समय में पहुंच सकते। कोई भी लोग नहीं चाहेगा कि मैं इसी रास्ते से होकर के जाऊं, कोई नहीं चाहेगा। तो यही वजह है कि हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को मतलब बेसिक डेफिनेशन को छोड़ करके और हम लोग क्राइटेरिया की तरफ चलते हैं। क्या करते हैं? क्राइटेरिया की तरफ चलते हैं। बट आप बेसिक डेफिनेशन को भी यूज करके आप उसे प्रूफ कर सकते हैं, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बट क्राइटेरिया जो होता है इट इज ए कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ बेसिक डेफिनेशन। या आपको कॉम्पैक्ट फॉर्म होता है इसके डेफिनेशन का, स्टैंडर्ड डेफिनेशन की कॉम्पैक्ट फॉर्म होती है। तो फिर हम लोग क्यों नहीं इसकी क्राइटेरिया की तरफ अब चलो कि क्राइटेरिया क्यों यूज करते हैं। एक मिनट देख लीजिएगा। देखिए, अगर मैं पार्टिकुलरली ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस करूं तो मैंने बताया था, पहले तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन लेता हूं जिसमें बताया था कि टू पॉलीगन्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ साइड्स आर सेड टू बी सिमिलर टू ईच अदर इफ देयर corresponding sides be proportional and corresponding angle will be same। तो अगर उसके corresponding एंगल सेम हो और उसके corresponding साइड्स जो प्रोपोर्शनल हो तो वो आपका दोनों पॉलीगन प्रोपोर्शनल होता है। दोनों पॉलीगन जो होता है आपका सिमिलर होता है। जब दोनों पॉलीगन सिमिलर होता है तो यहाँ पे सवाल उठते हैं तो मैं क्या ट्रायंगल पे अप्लाई कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो। आप अप्लाई करें, आपका प्रॉब्लम्स बन जाएगा। बट आपको ये आप अगर आप यहाँ पे बात करते हैं इन चीजों को तो आप एक मैं छोटा सा ट्रायंगल लेता हूँ, देखना आपको ध्यान से। अगर ये आपका एबीसी कोई ट्रायंगल है और एक दूसरा ट्रायंगल में मान लिया कि आपका ट्रायंगल पीक्यूआर है। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये ट्रायंगल एबीसी जो है वो ट्रायंगल पीक्यूआर के सिमिलरिटी की अगर मैं बात किया तो सबसे पहले सवाल क्या मैंने अभी बोला, पहला पॉइंट बोला कि टू ट्रायंगल्स एबीसी एंड पीक्यूआर आर सिमिलर टू ईच अदर इफ देयर corresponding angles will be same। दैट मींस यहां से मैं बोल सकता हूं एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल सी बराबर एंगल आर। एक बात लिख लीजिएगा, इन ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर, ट्रायंगल पीक्यूआर, ये दोनों ट्रायंगल में चर्चा कर रहा हूं। देखिए एंड ट्रायंगल एंगल सी बराबर एंगल आर। और दूसरी बात आपका इधर आता है कि एबी अपॉन पीक्यू, एबी अपॉन पीक्यू, बीसी अपॉन क्यूआर इज इक्वल टू एसी अपॉन पीआर। ये मेरा बेसिक डेफिनेशन है। तो कुल मिलाकर के अगर आप यहाँ पे गौर करोगे तो अगर आप इस दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करना चाहते हो तो आपको कितने एलिमेंट्स चाहिए? 1 2 3 4 5 6, कुल मिलाकर के आपको 6 एंटिटीज चाहिए। और इस कहने का मतलब इस 6 एंटिटीज के बिना आप इस दो ट्रायंगल को सिमिलर नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बेसिक डेफिनेशन। तो अगर आप बेसिक डेफिनेशन को चूज करते हैं इस दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करने के लिए तो आपको 6 एंटिटी चाहिए। अब यहाँ पे सवाल मैं ये उठाता हूं, क्या इस 6 एंटिटीज से अगर मुझे कम एलिमेंट्स रहे, मान लीजिए मेरे पास 5 ही रहे, मेरे पास 4 ही रहे, मेरे पास 3 ही रहे, मेरे पास 2 ही रहे, जैसे मान लीजिए 2 एंगल दे दिया और मुझसे पूछा क्या बताओ क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, मुझे ये 2 साइड का रेशियो दे दे, 1 एंगल दे देगा तो मैं बता सकता हूं। तो देखिए कुल मिलाकर के मेरा यहाँ पे सवाल ये अराइज होती है कि किसी भी दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करने के लिए कम से कम कितने एंटिटी चाहिए, कम से कम कितने एंटिटी चाहिए ताकि मैं इस दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कर सकूं। तो यहाँ पे मेन मेरा सवाल ये है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने तरफ कि दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करने के लिए एटलीस्ट कितने एंटिटी चाहिए। देखिए तो मैं सबसे पहले आपको मैं उसके थ्योरम्स की तरफ कोशिश करता हूं लेकर, तो फिर मैं आपको बताऊंगा क्यों चाहता हूं 2 3 या कितना मैं लेता हूं ये चीज बताता हूं। वैसे मैं आपको बताता हूं कि स्टैंडर्ड लोग जो यूज करते हैं ना एटलीस्ट 3 एंटिटी चाहिए ताकि मैं दो ट्रायंगल्स को सिमिलर कर सकता हूं। बट कभी कभी आप देखेंगे कि 2 और 3, मैं 2 भी बोल देता हूं, 2 इसलिए बोल देता हूं क्योंकि 2 जब लेता हूं तो वो तीसरा ऑटोमेटिक मिल जाता है। ठीक, तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि किसी भी ट्रायंगल्स को सिमिलर करने के लिए एटलीस्ट 2 एंटिटी, लेकिन 2 एंटिटीज के केस में ये क्लियर नहीं होता है कि 2 साइड्स के एंटिटीज की बात कर रहे हैं या एंगल्स के एंटिटीज की बात कर रहे हैं। यही वजह है कि मुझे यहाँ पे प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आप अगर 2 एंटिटीज लेते हैं तो आपको एंगल लेना पड़ेगा, और एटलीस्ट एंगल के केस में अगर आप साइड्स लेते हैं तो एटलीस्ट 3 एंटिटीज चाहिए ही चाहिए, तभी जाकर के आप दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कर सकते हो।
तो आपका जो ये बेसिक डेफिनेशन हुआ, इसके हेल्प से आप इजिली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो और आराम से बना सकते हो, कहीं भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। चलिए, तो मैं आप अपने क्राइटेरिया की तरफ चलता हूँ। क्राइटेरिया क्या होता है उसको लिखता हूँ, देखिएगा। तो मैंने क्या बोला कि क्राइटेरिया या रूल्स वगैरह कुछ नहीं है, जस्ट लाइक ए कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ ए स्टैंडर्ड डेफिनेशन। और स्टैंडर्ड आपका जो मैंने ये आपका टू पॉलीगन्स को सिमिलर करने का जो मैंने डेफिनेशन दिया, इसी का एक कॉम्पैक्ट फॉर्म आता है। जैसे कि मैंने बताया था 2 रास्ता, मुझे तो पहुंचना था बी पर ही, लेकिन 2 रास्ता था, एक एडीबी होते हुए एक एसीबी। तो जो आपके लिए आसान रहेगा आप वही रास्ता चूज करोगे ना। तो आपका यहाँ पे देख रहे थे कि एडीबी जो है आपका ये सबसे शॉर्टेस्ट वे था, कम टाइम में हम लोग वहां पे पहुंच सकते थे, जबकि आपका एसीबी जो रास्ता था ये आपका लंबी रास्ता थे और इसमें आपको ज्यादा टाइम लग रहे थे। अब हम लोग चलते हैं क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करने के लिए। क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस। अगर आपको लिखने का मन हो तो लिख सकते हैं कि क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं इट इज द कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ बेसिक, दैट मींस स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन्स। तो सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन्स का जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उसका कॉम्पैक्ट फॉर्म है। बट ये बात आप लोग याद रखना, मैं तो अभी आपको लिखा रहा हूँ, काफी डिटेल में मैं अभी डिस्कशन करूंगा। तो देखिए, सबसे पहला मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको मैं रूल्स वगैरह का नाम नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट मैं डेफिनेशन की तरफ चलता हूँ, क्योंकि जस्ट लाइक डेफिनेशन है, ठीक। और ये आपका ये जो आपको मैंने डेफिनेशन दिया है उसी का कॉम्पैक्ट फॉर्म है। वो तो बाद में जाकर के मैं उसको कोई नाम दे दूंगा, कहने का मतलब वो पूरा का पूरा जो डेफिनेशन में लिखा उसको उतने बड़ा लिखने में टाइम लगेगी एग्जामिनेशन में। क्योंकि ज्योमेट्री में क्या होती है कि अगर आप किसी भी सेंटेंस को लिखते हैं, किसी भी स्टेप को लिखते हैं, तो वो कुछ ना कुछ थ्योरम्स के या आपका एक्सियोम्स हो गया, उसके हेल्प से आप लिखते हैं। तो अगर आप उसके बदले में लिखते हैं ना, तो आपको मार्किंग भी बेहतर ढंग से किया जाएगा और साथ ही साथ आपकी मेमोरी की कैपेसिटी भी बढ़ेगी और आपका मेंटेन किया हुआ रहेगा वो। इसलिए वो क्या होता है कि उसके बदल में रीजन लिखना बेहतर रहती है। तो वो तो रीजन मैं बाद में बताऊंगी कि उसका शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं, बट मैं सबसे पहले डेफिनेशन, क्योंकि ये तो डेफिनेशन से लिया गया और कॉम्पैक्ट कर दिया गया। चलिएगा, देखिएगा फटाफट। टू ट्रायंगल्स having all sides are proportional to each other। तो यहां पे जो आपका सबसे पहला थ्योरम आता है, इस तरह से आता है कि टू ट्रायंगल्स हैविंग ऑल साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है उसको बगल में आप लिख सकते हैं, यहां पर देख लीजिए इसको भी, दैट इज इन द सेम रेशियो लिखिए, इन द सेम रेशियो। तो मेरा जो थ्योरम क्या बोल रहा था कि टू ट्रायंगल्स हैविंग ऑल साइड्स आर प्रोपोर्शनल दैट इज इन द सेम रेशियो, then triangles are similar to each other। तो इस केस में जो होता है दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएगा, सिमिलर टू ईच अदर रहता है। अब ये जो मैंने आपको लिखा बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में डेफिनेशन लिख दिया कि टू ट्रायंगल्स हैविंग ऑल साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो प्रोपोर्शनल का मतलब इन द सेम रेशियो बोल सकते हैं। ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, तो उस केस में दोनों ट्रायंगल्स होगा आपका सिमिलर हो जाएगा। इसी को देखिए आप लोग ज्योमेट्रिकली देख लीजिए थोड़ा सा फिगर से, कि अगर आपका एक ट्रायंगल है एबीसी है और दूसरा ट्रायंगल आप मान लें यहाँ पे पीक्यूआर है, क्या है ये आपका ट्रायंगल पीक्यूआर है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर के बारे में इस तरह से बोलते हो कि इफ AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR, अगर ऐसा होता है ये जो मैंने AB अपॉन PQ BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR लिखा है, ये फर्स्ट सेंटेंस का जो इस सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट है, इसका मतलब यही हुआ कि इसका मतलब होगा कि टू ट्रायंगल्स हैविंग ऑल साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। वही बात मैंने लिखा, देन ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR।
तो उस केस में क्या होगा कि ये ट्रायंगल एबीसी जो है वो ट्रायंगल पीक्यूआर के सिमिलर हो जाएगा। ये आपका पहला जो मैंने लिखा इसका यूज किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने केवल और केवल साइड का यूज किया। क्या यूज किया? साइड का यूज किया। अगर मैंने साइड का यूज किया, मैंने जब साइड का यूज किया तो इसलिए लोगों ने क्या क्या कहा कि यहाँ पे भी मैंने साइड लिया, यहाँ पे भी मैंने साइड लिया और यहाँ पे भी मैंने साइड लिया। इसी वजह से लोगों ने क्या किया कि ये जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन मैंने लिया, स्टैंडर्ड, ये जो मैंने फर्स्ट थ्योरम जो लिखा, इसको थ्योरम्स के नाम से भी जानते हैं। ये जो हम लोगों ने फर्स्ट थ्योरम लिखा, इस थ्योरम को उन लोगों ने एस क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के नाम से रख दिया गया। तो आप लोग यह भी याद रख सकते हैं कि एस, क्योंकि देखिए साइड 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 भी है ना, साइड 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 सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल्स का मतलब होता है कि टू ट्रायंगल्स हैविंग ऑल साइड्स आर इन सेम रेशियो दैट इज एज प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, द ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर टू ईच अदर। तो उस केस में दोनों ट्रायंगल्स क्या होता है? सिमिलर होता है। तो ये आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म। अब हम लोग थोड़ा सा इसका प्रूफ भी पढ़ लेते हैं। जब हम लोगों ने इसके बेसिक डेफिनेशन देखिए, किसी भी स्टेटमेंट का आपको जो प्रूफ होती है, जैसे कि मैं अभी आपका इसका प्रूफ के बारे में डिस्कस करूंगा, तो प्रूफ वगैरह कुछ होती नहीं है। आप जो अभी इसका यूज किए, ये क्या है? ये जस्ट लाइक ए कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ डेफिनेशन है। और अगर आप इसको प्रूफ करने को चलते हैं तो आपके पास तो अभी तक कुछ है नहीं, बस एक ही चीज है कि इसका जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो, इसके अलावा तो आपके पास कुछ नहीं है। तो डेफिनेटली रूप से हम लोग यहाँ पे जो अगर आगे प्रूफ करने के लिए चलेंगे तो उसके स्टैंडर्ड डेफिनेशन की तरफ भी हम लोग अप्रोच करेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा इसका प्रूफ के बारे में देख लेते हैं कि टू ट्रायंगल्स को अगर मैं सिमिलर करता हूं तो उसके स्टैंडर्ड डेफिनेशन का किस तरह से यूज करता हूं उसको प्रूफ करने के लिए। स्टैंडर्ड डेफिनेशन दैट मींस, अगर मैं अभी जो थ्योरम्स है जिसमें मुझे केवल 3 एंटिटीज की हेल्प से ही मैंने बता दिया कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है? सिमिलर है ईच अदर। लेकिन यहाँ पे ये बात आती है कि ये सही है गलत, मैं कैसे कहूं? तो इसके हेल्प से डेफिनेटली रूप से मुझे सही रिजल्ट मिलना चाहिए। तो इसके हेल्प से मैं क्या करता हूं कि इसके मेन डेफिनेशन को लाने का कोशिश करता हूं। देखिएगा, इसको मैं डाल देता हूं। अब हम लोग चलते हैं इसका प्रूफ की तरफ। तो सबसे पहला थ्योरम जो भी मैंने आप लोगों को बताया वो क्या था कि इफ टू ट्रायंगल्स हैविंग ऑल साइड्स आर प्रोपोर्शनल, अगर दो ट्रायंगल्स के सभी साइड्स ईच अदर प्रोपोर्शनल हो, देन बोथ ट्रायंगल विल बी सिमिलर टू ईच अदर। देखिए इसी का हम लोग प्रूफ का डिस्कशन करेंगे। बहुत ईजी है, बस 1-2 लाइन में खत्म हो जाएगी। देखिएगा, बट आप लोगों के एग्जाम में ये कभी पूछता नहीं है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बेसिक कंसेप्ट लेने से बेहतर रहेगा आप लोगों का। अगर आप इस चीजों को ध्यान देते हुए जाएंगे ना तो फिर आपको क्या होगा कि बोलने की चांस कम होती है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, आगे के आप किसी भी कंपटीशन में बैठोगे, कभी आफ्टर 10th या 12th के बाद आप कभी भी एग्जाम में बैठोगे कंपटीशन के फील्ड में, तो मैं बता दूं ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि बच्चे के दिमाग से ये खिसक जाता है, ज्यादा दिन नहीं रुक पाता। ज्योमेट्री जो होती है ना, अगर आपके पास ज्योमेट्री का कंसेप्ट पहले से नहीं है ना, जैसे बेसिक डेफिनेशन से ही आप अप्रोच कर सकते हो किसी भी तरफ। होती क्या है कि जब आप एग्जामिनेशन में जाते हो ना, तो आपके उस टाइम क्या होता है कि सारे थ्योरम सारे चीजें मैक्सिमम भूल जाते हैं लोग, क्योंकि वो प्रैक्टिस मांगता है ना। आप किसी थ्योरम्स को याद करते हो या किसी चीज को याद रखते हो तो वो आपके प्रैक्टिस को मांगता है। बट अगर आपकी बेसिक कंसेप्ट सही है तो विदाउट प्रैक्टिस के भी आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो। तो मीनिंग ये रहती है ना कि आप पहले बेसिक कंसेप्ट को बरकरार रखें। और वैसे भी अभी आप लोग क्लासिकल पढ़ते हो तो ज्यादा से ज्यादा थ्योरम्स को प्रूफ करें, उसके कंसेप्ट को ले और कोशिश करें कि उसके बेसिक डेफिनेशन से अप्रोच करने का। इससे क्या होती है कि वो जो क्वेश्चंस हो गए, वो जो थ्योरम्स हुआ, बेसिक कंसेप्ट, वो आपको लॉन्ग टाइम के लिए आपके माइंड में स्टेबल रहती है। तो कोशिश करें कि आप उसके बेसिक कंसेप्ट से इंप्रूव करें, और बेसिक कंसेप्ट ही आपको ज्यादा दिन तक आपके दिमाग में रह सकती है। अदरवाइज अगर आप रट के करते हो काम तो, या थ्योरम्स वगैरह से हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो आपको उतनी ज्यादा मददगार नहीं होगी। आपको टाइम पे वो क्या होगा, समय के साथ आपको हेल्प नहीं कर पाएगी वो क्वेश्चन थ्योरम्स आपको। देखिएगा, तो आपका सबसे पहला आता है कि हम लोग लिखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ वो लिख लीजिए, गिवन दैट। वो जो मैंने थ्योरम से लिखा उसी का मैं प्रूफ कर रहा हूँ, थ्योरम्स आप लोग लिख लेंगे। Given that in triangle ABC and triangle DEF, इस दोनों ट्रायंगल में मैं बात किया, इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल DEF, तो यहां से मुझे क्या मिला है, वो मिल रहा है AB अपॉन D
इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF, AC अपॉन DF, ये दिया हुआ है। अब मुझे प्रूफ करना है, देन लिख लीजिएगा उससे भी, देन we have to show that triangle ABC is similar to triangle DEF। अब देखिए ये मुझे प्रूफ करना है, तो हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे इस चीज को देखते हैं। बहुत ही इजी, आप लोग ध्यान से देखेंगे। अब मुझे अगर प्रूफ करना है कि देन we have to show that triangle ABC is similar to triangle DEF, तो इसका क्या प्रोसीजर है। मैंने जैसा कि बताया यहाँ पे कुछ यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने अभी तो सिमिलरिटी के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं, तो मैं क्या प्रूफ करूंगा। तो अभी जैसे कि एक 6.3 है आपका, तो इसका मतलब यहाँ पे 6.1 या 6.2 का थ्योरम यूज होगा। तो 6.1 में तो मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, सिंपल सी बात हम लोगों ने पढ़ा था, वहां पे बेसिक डेफिनेशन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद मैंने इसके बाद जस्ट लाइक क्या क्या बेसिक डेफिनेशन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स के बाद मैंने आप लोगों को बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स के बारे में डिस्कशन किया। तो डेफिनेटली रूप से अगर मैं इसे प्रूफ करने को चला तो यहाँ पे इन्हीं दो चीजों का जरूरत होगी, इसके अलावा किसी थ्योरम्स वगैरह या किसी कंसेप्ट का यूज नहीं होगा। मे बी आप अगर क्लास 9th में एक और ज्योमेट्री का टॉपिक पढ़ोगे जो कि आपका आता क्या, कॉन्ग्रुएंसी, व्हिच इज स्पेशल केस ऑफ द सिमिलरिटी। सिमिलरिटी का वो एक स्पेशल केस होता है कॉन्ग्रुएंसी, तो मे बी वो भी आपको हेल्पफुल हो जाए। तो कॉन्ग्रुएंसी तो आप लोग शायद जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते तो कमेंट में बता दूं कि कोई भी दो पॉलीगन आपका कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ईच अदर अगर उसका ईच एंड एवरी साइड जो होगा ना वो सेम मेजर का होगा, ईच एंड एवरी साइड, और एंगल भी आपका सेम ही रहता है। तो ये उस केस में आपका क्या होता है कि दोनों का दोनों सिमिलर होता है। या आप दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि टू फिगर्स या टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स बोलिए, जो भी कहिए, आपका कॉन्ग्रुएंस होगा ईच अदर अगर वो एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाए वन टू वन कोरेस्पोंडेंस के हेल्प से। जब कोइंसाइड कर जाता है तभी मैं बोल सकता हूँ दोनों पॉलीगन्स के बारे में कि दोनों का दोनों आपको क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंस होता है। जैसा कि यहाँ पे इस ट्रायंगल में मुझे डिस्कस करना सिमिलरिटी के बारे में, बट सिमिलरिटी में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे रेशियो से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं। चलिए आप लोग देखिए पहले एक मिनट, देखिएगा तो अब मुझे करना है क्या, प्रूफ करना है कि ट्रायंगल एबीसी जो है आपका ट्रायंगल डीएफ के क्या है, सिमिलर है। तो ध्यान से देखेंगे हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को टैकल करते हैं। सबसे पहले इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। देखिए ज्योमेट्री की यही एक खासियत होती है कि अगर आप प्रैक्टिस में रहते हो ना तो आप इजीली कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, समझ सकते हो। ये जरूरी नहीं है, मैं आपको बता दूं ज्योमेट्री के भी क्वेश्चन जो होते हैं ना, किसी भी क्वेश्चन को मोर देन 2 प्रोसेस से बना सकते हो इजीली। अगर आपकी प्रैक्टिस है, आपकी पकड़ अच्छी है, कंसेप्ट बढ़िया है, तो आप मोर देन 1 प्रोसेस से इजीली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही मजा आता है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आपका देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन है टू कट, या ऐसे लीजिए, टेक P and Q on DE and DF respectively such that AB is equal to DP and AC is equal to DQ। AC is equal to DQ। तो मैंने ये कंस्ट्रक्शन किया कि टेक P and Q on DE and DF respectively such that AB is equal to DP and AC is equal to DQ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि इस पर एक पॉइंट ले लिया P और दूसरा पॉइंट इस पर ले लिया Q। ये 2 पॉइंट ले लिया ताकि क्या मैंने लिया, इस तरह से लिया कि आपका DP बराबर जो हो गया ना, ये जो आपका DP हो गया इस AB के बराबर हो गया, और ये जो आपका AC हो गया ये मेरा DQ के बराबर हो गया। ये मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिया। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। ये चीज आप लोग याद रखेंगे, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, इससे ऊपर वाला मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लूंगा। और ये चीज आप लोग याद रखेंगे, मैंने जो कंस्ट्रक्शन किया वो क्या क्या, AB इज इक्वल टू DP और DQ इज इक्वल टू AC दिया। अब मैं इसे मिटाता हूँ, देखिएगा आप लोग ध्यान से। स्पेस कम है इसलिए मैं मिटा रहा हूं। तो आपको मैं यहां से आप देखिएगा मैंने जो कंस्ट्रक्शन किया वहां से जैसा कि देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने जो लिखा था वो क्या लिखा था, AB डिवाइडेड बाई D इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई DF इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाई EF। मैंने ये लिखा था। चलिए अगर मैं इसे ऐसा लिखा था दैट इंप्लाई दैट
ए बी को अगर मैं डीपी लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं, तो डीपी अपॉन डी लिख सकता हूं, डीपी अपॉन डी लिख सकता हूं। दूसरी बात, आपका एसी अपॉन डीएफ की अगर मैं बात करूं तो आप एसी को क्या लिख सकते हो, डीक्यू लिख सकते हो, लिख सकता हूं। चलिए अब बीसी अपॉन ईएफ की बात है तो आपका मन है तो लिखिए, बट कोई जरूरत नहीं है। चलिए मैं लिख देता हूं बीसी अपॉन ईएफ। क्या लिख दिया, बीसी अपॉन ईएफ मैंने लिख दिया। अब अगर मैं बीसी अपॉन ईएफ लिख दिया यहाँ पे, तो देखिएगा ध्यान से आप लोग, एक मिनट फिर से। तो अगर मैं यहाँ पे बीसी अपॉन ईएफ लिख दिया तो मैं पीक्यू के बारे में कुछ नहीं जानता था, इसलिए मैंने उसको उसी तरह से छोड़ दिया। देखिएगा, तो मैंने इसे बीसी अपॉन ईएफ का उसी तरह से छोड़ दिया। अगर मैं शुरू के दो पार्ट को चर्चा करूं, इस पार्ट को अगर मैं चर्चा करूं, यहां पे लिख लीजिएगा ये कहां से आई, तो आप लिख सकते हैं गिवन दैट, लिख सकते हैं गिवन दैट, सॉरी ये कंस्ट्रक्शन से लिखिए, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, ये मैंने कर दिया था। अब देखिए, अब ये डीपी इक्वल टू, ये डीपी है, डीपी इक्वल टू डीक्यू, डीक्यू इक्वल टू डीएफ, बीसी अपॉन ईएफ, ये सारी चीज आ गया। अब ये जो चीज मैंने लाया है, ये वास्तव में इसके फर्स्ट टू पार्ट के बारे में डिस्कस करता हूं। तो यहां से लिखूं सिंस डीपी इक्वल टू, इसको आप इक्वेशन सेकंड में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको सेकंड मान लीजिए। सिंस डीपी अपॉन डी इज इक्वल टू डीक्यू अपॉन डीएफ, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि डीपी अपॉन डी, डीपी अपॉन डी, डीक्यू अपॉन डीएफ, ये चीज है आपका। सो इसके बाद लिखिएगा बाय कोरोलरी ऑफ कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी का मतलब वो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये अपना नाम से लिखिए थेरेस थ्योरम, थ्योरम लिख लीजिए ऊपर, जगह कम है इसलिए मैंने शॉर्टकट में बीपीटी लिख दिया, वैसे बीपीटी के नाम से जाना भी जाता है ये थ्योरम। तो डीपी अपॉन डी, डीपी अपॉन डी और डीक्यू अपॉन डीएफ, ये जो मैंने लिखा है डीपी अपॉन डी इक्वल टू डीक्यू अपॉन डीएफ, सो बाय कोरोलरी ऑफ कन्वर्स ऑफ बीपीटी थेरेस थ्योरम, मैं कह सकता हूं, यहां से क्या बोल सकता हूं, पीक्यू इज पैरेलल टू ईएफ, यहां पे क्या बोल सकता हूं, पीक्यू इज पैरेलल टू ईएफ। अगर ये पीक्यू इज पैरेलल टू ईएफ हो जाएगी तो आप आराम से बोल सकते हो, सो एंगल P इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F। यहां तक आप लोगों को कुछ समझ में आ गया मैंने क्या लिखा, सो एंगल P इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F। अगर ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो गए, और ऑलरेडी आपको मालूम होनी चाहिए जब ये दोनों एंगल आप इस ट्रायंगल DEF एंड DPQ की अगर आप चर्चा करते हो, अगर आप चर्चा करते हो, ध्यान से देखना आप लोग, एक मिनट फिर से, यहां तक मैंने लिख लिया, मैं फिर से इसे मिटा लेता हूं, और ये चीज मैंने जो लाया इसको आप चाहे तो इक्वेशन 30 इसी तरह से छोड़ देंगे, देख देंगे जब आएगी जरूरत। अब इसको मिटा ले, देखिएगा आप लोग ध्यान से देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ पे, तो आप यहां से क्या बोल सकते हो, ध्यान से देखना, सिंस इन ट्रायंगल DPQ एंड, अगर मैं इस DPQ और DEF की बात करूं, DPQ और DEF की बात करूं, तो यहां से हम लोगों ने क्या ऑपरेट किया, आराम से बोल सकता हूं कि आपका जब ये पैरेलल हो गया, इस ट्रायंगल में इसके पैरेलल हो गया, तो आप आराम से कर सकते हो ना कि आपका जो होगा एंगल D इक्वल टू एंगल D, तो आपका कॉमन ये आ गया। इसके साथ ही आप यह भी आप लोगों ने भी प्रूफ कर लिया कि एंगल DPE, अच्छा मैंने वहां पे P पूरा लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझ लीजिएगा, आपका P का मतलब ये होता है। तो एंगल DP इज इक्वल टू एंगल, वैसे कुछ भी समझने पर सही हो जाएगा, एंगल D एंगल E हो जाएगा, और उसके बाद दूसरा एंगल मेरा DQP इज इक्वल टू एंगल F। मैंने ये आप लोगों को प्रूफ करके दिखाया था, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एंगल D जो है दोनों में कॉमन है, तो ये तीनों का तीनों एंगल्स क्या हो गया, कॉमन हो गया। जब ये दोनों का मतलब ये तीनों का तीनों एंगल कॉमन हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से आप लोग देखेंगे, जब ये दोनों ट्रायंगल्स का ये सारा ये मतलब ये पूरा का पूरा एंगल्स आपका कॉमन हो गया, तो अब यहाँ पे क्या आती है, ध्यान से आप लोग देखना। तो मैंने जो ये कंस्ट्रक्शन किया था, इससे पहले मुझे कुछ दिया हुआ नहीं था, बस मुझे इतना दिया हुआ था इस दोनों ट्रायंगल्स में कि AB अपॉन AD, AC अपॉन DF
इज इक्वल टू BC अपॉन EF। इतना चीज मुझे दिया हुआ था, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं दिया गया था। तो अब यहाँ पे क्या बात है कि अगर इन सारी चीजों को मैं यहाँ पे लिखूं, ध्यान से आप लोग देखना, तो मैंने क्या लिखा था कि इस दो ट्रिंगल की अगर मैं बात किया था तो यहाँ पे ये तीनों एंगल सेम आ गया। इस तीनों एंगल का सेम आने के साथ साथ एक चीज और भी आ गया था। वो क्या आ गया था? वो आया था कि आपका DP अपॉन D यह आया था, मैंने जो लिखा था फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट। उसके बाद DQ अपॉन DF ये भी आया था, और उसके बाद मेरा PQ जो था ये EF, PQ अपॉन EF, ये मेरे संशय की बात था। क्योंकि उसमें जो मैंने लिखा था ना, जो दिया हुआ था वो लिखा हुआ था, देखिएगा कॉपी में जाकर के, वो लिखा हुआ था BC अपॉन EF। तो BC अपॉन EF जो लिखा हुआ है, BC अपॉन EF लिखा हुआ है, तो आपको मैं बता देता हूं, एक मिनट के लिए ध्यान से देखिएगा। जैसा कि मैंने पीछे में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या होती है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि DP अपॉन D, और हम लोगों ने जो लिखा था DP अपॉन D इज इक्वल टू DQ अपॉन DF, और इसके बाद जो आपका आता है मैंने लिखा था क्या? BC अपॉन EF। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर मैं इस ट्रिंगल छोटा वाला ट्रिंगल DPQ और DEF में अगर मैं चर्चा करूं तो इस दोनों ट्रिंगल की क्या खासियत है कि ये दोनों का दोनों ट्रिंगल आपका इक्विएंगुलर ट्रिंगल है। और मैंने जैसा कि पिछले क्लास में डिस्कशन किया है, साइड्स ऑफ टू इक्विएंगुलर ट्रिंगल्स बी प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, मींस दैट मैं इसको आराम से लिख सकता हूं PQ अपॉन EF। तो अगर ये PQ अपॉन EF आ गया, और इससे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखा था PQ अपॉन EF के जगह पे BC अपॉन EF, तो अगर आपका उस टाइम BC अपॉन EF था और इस टाइम आपका PQ अपॉन EF आ गया, इसका मतलब दैट इंप्लाई दैट PQ अपॉन EF है इज इक्वल टू BC अपॉन EF, और यहाँ से EF कैंसिल, सो आपको क्या मिल गया? PQ बराबर BC। जब आपको PQ बराबर BC मिल गया तो आपको क्या मिल गया? ये PQ जो है आपका, ये PQ जो है आपका BC के बराबर हो गया। जब ये दोनों साइड सेम हो गया तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा, जैसे इसको मिटा ले, देखिएगा इतना चीज अगर आप लोगों ने समझ लिया तो अब इसके बाद इस थ्योरम में कुछ भी नहीं है, बस दो लाइन की बात और हमको बोलना है वो देखिएगा। जैसा कि मैंने कंस्ट्रक्शन जब किया था मैंने क्या लिखा था? सिंस वी नो दैट AB इज इक्वल टू DP, AC इज इक्वल टू DQ, BC इज इक्वल टू PQ, ये तीन एक कंस्ट्रक्शन, मतलब ये दो मैंने कंस्ट्रक्शन किया था और ये मैंने अभी तुरंत ऑब्टेन किया। सो मैं बोल सकता हूँ जब ये तीनों का तीनों पेयर ऑफ साइड अगर सेम हो तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ ट्रिंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रिंगल DPQ। तो अगर इस केस में अगर ट्रिंगल ABC ट्रिंगल DPQ के आपका कॉन्ग्रुएंस हो जाती है तो अकॉर्डिंग टू CPCT वी कैन से दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल P, एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q। अब यहाँ पे मैंने क्या ऑब्टेन किया कि अगर ट्रिंगल ABC एंड ट्रिंगल DPQ अगर ये अगर आपका सिमिलर हो जाता है, सॉरी कॉन्ग्रुएंस हो जाता है, तो अगर ये दोनों ट्रिंगल्स कॉन्ग्रुएंस हो जाएगी तो इस केस में मैं जानता हूं CPCT से क्या कि कोरिस्पोंडिंग एंगल्स विल बी आल्सो सेम। तो यहाँ पे एंगल A इक्वल टू एंगल D हो जाएगा, एंगल B इक्वल टू एंगल P हो जाएगी, एंड एंगल C इक्वल टू एंगल Q हो जाएगी। अगर ये तीनों पेयर ऑफ एंगल्स अगर सेम हो जाती है, ठीक, तो इस केस में एंगल D बराबर भी आप ऑलरेडी जानते हो कि आपका एंगल D को तो मैं एंगल D लिख सकता हूं, बट एंगल P को मैं एंगल E लिख सकता हूं। ये बात आप लोग जानते हो कि एंगल P का मतलब ये एंगल हो गया और ये एंगल E के बराबर हो, ये एंगल में समझिएगा। इसके बाद ये आप चाहे तो आप ऐसा करना कि ये B के जगह पे ना ये जो B है इसको 1 मान लो और इसको आप 2 मान लो, तो आपको 1 2 लिखने में अच्छा रहेगा, ठीक, फायदा भी रहेगा, ठीक। और ये आपका एंगल E हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका एंगल ये जो आपका 2 है ये आपका एंगल F के बराबर हो जाएगा, ये आपका एंगल F के बराबर हो जाएगा। तो अब अगर गौर करोगे तो एंगल A बराबर एंगल D, एंगल B बराबर एंगल E, एंगल C बराबर एंगल F, एंगल A बराबर एंगल D, एंगल B बराबर एंगल E, एंगल C बराबर एंगल F। तो कुल मिलाकर के यहाँ से आप लोग क्या ऑब्टेन कर रहे हो कि इस ट्रिंगल ABC और एंड ट्रिंगल DEF में AB अपॉन D, AC अपॉन DF, BC अपॉन EF ये आपको ऑलरेडी गिवन दिया हुआ, मतलब दिया हुआ है। और दूसरी बात जो आप लोगों ने यहाँ पे लिखा है वो
मैंने जो ऑब्टेन किया एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई एंड एंगल सी बराबर एंगल एफ, इन दैट केस हम लोग कह सकते हैं कि बेसिक डेफिनेशन के लिए सफिशिएंट कंडीशन होगी, क्योंकि ये आपका सफिशिएंट नेसेसरी होगी। दैट मींस ये जो आपकी पार्ट हो गया ये आपका प्रूफ हो गया, क्योंकि इतना ही चाहिए था मुझे, जो बेसिक स्टैंडर्ड डेफिनेशन था सिमिलर करने का दो ट्रायंगल का वो इतना ही था। तो कुल मिलाकर के आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने मात्र 3 कंडीशन दिया था। वो आपका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो था वो मैंने सेम कर लिया, ठीक। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जब मैंने सेम कर लिया तो उसके हेल्प से मुझे क्या निकल गया, तीनों एंगल सेम निकल गया। और तीनों एंगल जब मुझे सेम निकल गया तो फिर क्या हो गया, टोटल मिलाकर 6 एंटिटीज हो गए। तो 3 तो पहले दिए हुए थे, 3 मैंने अभी प्रूफ करके निकाल लिया, कुल मिलाकर के 6 एंटिटीज हो गए। और इस केस में मैं बोल सकता हूं कि दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो गया। इसी रूल को हम लोग कॉम्पैक्ट फॉर्म में बोलते हैं एसएसएस, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। और ये जो होता है ना, मैं डायरेक्टली कभी भी यूज करूंगा तो यहाँ पे सिंपली देखूंगा कि अगर टू ट्रायंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो अगर प्रोपोर्शनल, तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा बाय एसएसएस क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, गिवन ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। ये आपका पहला रूल हो गया। इसी का जो होता है एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आपका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो की हेल्प से हम लोगों ने क्या किया, इक्वल एंगल को ऑब्टेन कर लिया। बट मैं आपको बता दूं, अगर आपको इक्वल एंगल दिया रहा है तो आप वहां पे भी पहुंच सकते हैं। कुल मिलाकर के आप बोल सकते हैं कि आपका जो है ना, आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो इंप्लाई कर देती है किसको, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वालिटी होने के लिए। तो कुल मिलाकर के आप बोल सकते हैं कि अगर आपको कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दिया हुआ है तो आप उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल कर सकते हैं, या आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल दिया हुआ है तो आप उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आपका यहाँ पे 2 थ्योरम से बन जाती है। थ्योरम ऐसे नहीं है ये, इसको आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि दो ट्रायंगल्स के अगर सारे एंगल्स सेम होते तो वो ईच अदर सिमिलर हो जाते हैं। मैंने पीछे भी क्लास में डिस्कशन किया हूं। ये थ्योरम का पार्ट है, इसको मैं एक्जुम्स के नाम से भी जानता हूं। तो आप यहाँ पे कुल करना क्या आप लोगों को, कि आप लोग यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखेंगे। पहला पॉइंट एस का मतलब हो गया कि अगर दो ट्रायंगल्स कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर आपका इक्वल है तो उस केस में आप बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। दूसरा बात आप लोग याद रखना है कि अगर आपको ऐसा भी दे दे कि किसी भी दो ट्रायंगल्स के उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की मेजरमेंट अगर सेम हो, जैसा कि यहाँ पे एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ है, तो इस केस में आप बता सकते हो कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीएफ होगा बाय ए। तो आप इसको लिख ही लीजिए एक अलग थ्योरम के फॉर्म में, तो बढ़िया रहेगा। चलिए, तो आपको यहाँ से प्रूफ हो गया, इस चीज को आपने लिख लिया। सेकंड और भी लिख लेंगे आप लोग यहाँ पे। सो ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीएफ, ये आपका आ गया, क्योंकि आपका जितना भी आपका एलिमेंट्री चीजें थी वो आप लोगों ने यहाँ पे ऑब्टेन कर दिया था। देखिए अब जो है हम लोगों का वो नेक्स्ट क्या है वो हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का जो है, जो मैंने आपको यहाँ पे एक इंप्लाई करने वाली बात बताया, ठीक, उस चीज को मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। देखिएगा ये क्या है कि दूसरा मैं कहता हूं, इसे मैं कभी कभी ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया इसके बारे में मुझे डिस्कशन करना है। ये क्या होता है वो बता रहा हूं। देखिएगा सबसे पहले मैं इस ए को हम लोग ए के नाम से भी जानते हैं। ये ए और ए में क्या फर्क होता है मैं थोड़ा सा पहले ब्रीफ कर देता हूं। देखना, अगर आपका एक ट्रायंगल में यहाँ पे ले लिया एबीसी और एक ट्रायंगल में यहाँ पे ले लिया पीक्यूआर, ये मेरा 2 ट्रायंगल्स हो गए। अब यहाँ पे आप लोग देखना, अगर मैं बोल दिया कि एंगल ए मेरा 60 डिग्री है और एंगल पी यहाँ पे 60 डिग्री है, और मैंने यहाँ पे बोलता एंगल बी आपका 80 डिग्री है और यहाँ एंगल ए भी क्यू भी 80 डिग्री है, तो उस कुल मिलाकर का आप 80 प्लस 60 140 यहाँ पे बोल दोगे और यहाँ पे p प्लस 2 दैट मींस 80 प्लस 60 140 बोल दोगे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री, मींस दैट आप डेफिनेटली बोलोगे कि एंगल सी भी कितना होना चाहिए 40 डिग्री। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो कि एंगल आर भी कितना होना चाहिए 40 डिग्री। तो इस चीज को बोलने का 2 तरीका है। एक तो ये बोलोगे कि यहाँ पे कह सकते हैं कि तीनों एंगल्स सेम है, दोनों ट्रायंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे ए जितना उतना है पी है, एंगल बी उतना ही है उतना क्यू है, उतना जितना एंगल सी उतना ही एंगल आर है। बट मैं आप ये जो रूल्स है ना, इसको मैं कॉम्पैक्ट भी कर सकता हूँ। जस्ट लाइक मैंने जो बात बताया ना कि आपको यहाँ से यहाँ जाने में अगर टाइम लग रहा है तो क्यों नहीं शॉर्टकट रास्ता को ढूंढ लो। तो वही बात यहाँ पे है
कि अगर आपको एंगल ए बराबर 60, बी बराबर 80, एंगल ए बराबर 60, बी बराबर 80, सेम आपका ट्रायंगल पीक्यूआर में पी बराबर 60 और क्यू बराबर 80 है, तो डेफिनेटली क्या होगा कि थर्ड एंगल तो दोनों का सेम ही होगा। तो इसलिए लोग क्या करता है कि ये ए नहीं लिख करके इसी को हम लोग ए के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि दो एंगल को अगर सेम कर देंगे तो तीसरा तो ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा। चलिए, अगर आप लोग इसको समझ गए तो अब कल हम लोग टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिएगा, ये आप लोग समझ गए, तो अब हम लोग इसको लिखते हैं सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को। लिख लीजिएगा, इफ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स टू ट्रायंगल बी सेम देन बोथ विल बी सिमिलर टू ईच अदर। तो दोनों जो होगा बोथ ट्रायंगल ले लिएगा, बोथ ट्रायंगल विल बी सिमिलर टू ईच अदर, तो दोनों का दोनों जो होगा ना वो ईच अदर सिमिलर हो जाएगा। देखिएगा, अगर ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर होगा तो मैं इसे कैसे प्रूफ करूंगा। प्रूफ करने के लिए तो ज्यादा डिफिकल्टी है नहीं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि पहला जो थ्योरम था ना वैसे ही आपका एक्सियोम्स के अंदर आता है। बहुत सारे लोग इसको एक्सियोम्स के अंदर रखते हैं, वजह यही है क्योंकि इसका जो है ना पहले ही एक्सप्लेनेशन कर दिया गया। किसमें? आपको जो मैं वहां पे इक्विएंगुलर की बात किया था, इसलिए लोग इसको सिमिलरिटी के अंदर में मतलब थ्योरम के अंदर नहीं लिखते हैं। बट अगर आप चाहते हो तो भी कर सकते हो जबरदस्ती। देखिएगा, अगर आपका ट्रायंगल एबीसी है और आपका ये ट्रायंगल पीक्यूआर है ना, तो जिस तरह से मैं वहां पे डिस्कशन किया था ना उसी तरह से यहाँ पे कर सकते हो कि मैंने जब इस ट्रायंगल में, अगर आपका इस ट्रायंगल में ए बराबर पी दिया हुआ है, बी बराबर क्यू दिया हुआ है, सी बराबर आर दिया हुआ है, तो उसी तरह से कंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे भी करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है आपको, बस जिस तरह से वहां पे आप काम किया था ए बी बराबर लिए थे ना, तो उसी तरह से यहाँ भी पी क्यू को जो है ना आप इस तरह से लोगे, यहाँ पे दिया हुआ। और वहां पे आप लोगों ने जो भी मैंने जो भी प्रूफ करके दिखाया था ना, वहां पे क्या दिखाया था कि वहां पे सिंपली हम लोगों ने क्या किया था कि वहां पे बोल दिया था लास्ट में कि आपका जो कोरेस्पॉन्डिंग ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है ना वो इंप्लाई करती है कोरेस्पॉन्डिंग एंगल को। इंप्लाई करने का मतलब अगर ये बात सही है तो वो भी बात सही होगा, मतलब ऐसा होता है। इंप्लाई इंप्लीकेशन को मतलब समझिए, अगर ए इंप्लाई दैट बी, इसका मतलब हुआ ए सही है तो बी सही है, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं कि बी सही है तो ए भी सही है, ये गलत है। ए सही है तो बी सही है। अगर मैं इसमें दोनों तरफ दे दिया, डबल इंप्लीकेशन का अगर साइन दे दिया, तो मैं बोलूंगा इफ ए इज ट्रू देन बी इज आल्सो ट्रू, और इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूं इफ बी इज ट्रू देन ए इज आल्सो ट्रू। ये आपका इंप्लीकेशन का मीनिंग हो जाता है। तो कुल मिलाकर के ये जो आपका एस एस एस, ठीक, इसको आप लिख सकते हो कि एस 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 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स जो होती है वो इंप्लाई कर देती है ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, एंड वी नो दैट ए सिमिलरिटी ऑफ criteria of similarity of triangle is also known as AA similarity of criteria of two triangles। चलिए, तो ये जो हो गई आपका AA हो गया, और इसको लोग एक्सियोम्स के अंदर रखते हैं, इसलिए इसके प्रूफ की जो है ना हम लोगों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। अच्छा, एक थ्योरम और हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे इसके एग्जांपल्स की तरफ। इसके एग्जांपल्स की तरफ और एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास करके वो जो है ना वो मिस्टेक करने पे आप कितना भी अच्छे से कंसेप्ट ले लोगे तो आप क्वेश्चंस को गलत बना के आ जाओगे, ठीक। और बहुत सारे स्टूडेंट उसमें गलतियां करते हैं, इसलिए वो भी सीखना आप लोगों के लिए जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करता हूं आपका नेक्स्ट थ्योरम क्या है। देखिएगा, तो उसका नाम अगर मैं बताऊं तो उसको मैं एस ए एस के नाम से भी जानता हूं, बट मैं उसको बाद में डिस्कस करूंगा कि एस ए एस का नाम क्या है। पहले तो मैं डेफिनेशन जस्ट लाइक ए कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखता हूं। लिखिएगा, इफ वन ऑफ द ट्रायंगल वन ऑफ द एंगल इज इक्वल टू corresponding angle is equal to corresponding angle to other triangles then and remain sides became
अदर, प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मैंने क्या लिखा देखिएगा, इफ वन ऑफ द एंगल इज इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल एंड रिमेन साइड्स व्हिच आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, देन both triangle will be similar to each other। तो दोनों का दोनों ट्रायंगल जो होगा वो आपका each other सिमिलर हो जाएगा, एंड दिस criteria of similarity of triangle is known as, and this criteria of similarity of triangle is known as SAS, और इसको हम लोग SAS के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा एक ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन की हेल्प से लेता हूं, देखिएगा फिगर के सहित। अगर आपका ये ट्रायंगल एक एबीसी में ले लिया और दूसरी ट्रायंगल मैंने ले लिया इस तरह से पीक्यूआर। अब देखिए अगर मैं एक एबीसी और एक दूसरा पीक्यूआर ले लिया, इसमें क्या है कि ये एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर है। देखिएगा आप लोग, इफ इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल सी बराबर एंगल आर। अगर एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू और एंगल सी बराबर एंगल आर, देन ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर होगी। कहां से होगी? तो बाय एसएएस क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से। चलिए अगर आप लोगों ने इस चीज को समझ लिया, ये जो आपका रूल्स है इसको आप लोगों ने समझ लिए, तो मैं अब इसी को प्रूफ करने के लिए जा रहा हूं कि इसका प्रूफ हम लोग कैसे करेंगे। देखिएगा तो इतना तो क्लियर है कि मुझे पहुंचना है वही जैसे कि मैंने पिछले वाले प्रॉब्लम्स में पहुंचा, बस इसका वे अलग हो गए, तरीके अलग हो गए वहां तक जाने का। देखिए हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं देखिएगा, लेट आपका एक ट्रायंगल यहां पे एबीसी है और दूसरा ट्रायंगल जो आपका यहां पे दिया हुआ वो आपका पीक्यूआर है। क्या है? पीक्यूआर है। और यहां पे आप लिख लीजिएगा गिवन दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी एंड रिमेन साइड जो है ना, ये जो एंगल है ना, ये एंगल इस साइड, ये जो एंगल है ये एंगल ए बराबर एंगल पी है आपका ना। अच्छा उससे पहले वाले में मैंने जो रिमेन साइड लिखा था ना, उस रिमेन्स के जगह पे क्या करना है याद रखना आप लोग। देखिए वहां पे रिमेन्स के जगह पे क्या है, वहां पे लिखना रिमेन्स जो मैंने पीछे के थोड़ी में लिखाया था ना, जहां पे एक वर्ड आया हुआ रिमेन्स, उस रिमेन्स के जगह पे आप लोग क्या लिखना, लिखना है साइड्स अंडर विच इक्वल एंगल कम्स। बगल में लिख लीजिएगा आप लोग, उसके बगल में ब्रैकेट में कम्स। ये रिमेन्स हो सकता है तो रिमूव भी कर लीजिएगा, ठीक। लिखिएगा साइड्स अंडर विच इक्वल एंगल कम्स। इक्वल एंगल जो आपका जो आता है उस साइड की मैं बात कर रहा हूं, रिमेन्स को रिप्लेस कर दीजिएगा। तो एंगल ए बराबर एंगल पी, और इस एंगल ए से जो आपका अटैच्ड ये दोनों साइड है, और एंगल पी से जो आपका अटैच्ड ये आपका पीक्यू और पीआर है, तो आप यहां पे ए बी अपॉन पीक्यू बोल सकते हैं, ए बी अपॉन पीक्यू, और उसके बाद ए सी अपॉन पीआर, ये आपको दिया हुआ है। देन वी हैव टू शो दैट ट्रायंगल एबीसी
इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ये मुझे यहाँ पे क्या करना है, प्रूफ करना है। देखिए हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं, एक मिनट देखिएगा। देखिएगा क्या है, इसको मिटा लेते हैं। इतना चीज आप लोगों ने समझ लिया, क्या क्या चीज दिया हुआ है, इस बात को केवल आप लोग याद रखना। अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिएगा ये आपका PQR है, मैं क्या करता हूं, इसमें एक पॉइंट लेता हूं, ठीक, इससे जो ट्रायंगल है ना, इस पे 2 पॉइंट लेता हूं। एक आपका आ जाता है यहाँ पे PQ ले लिया ना, यहाँ पे ले लेता हूं D और E। ये आपका D है और ये आपका E है, इस दोनों को मैं ज्वाइन कर दिया। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, देखिएगा कंस्ट्रक्शन पहले लिखिएगा। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है, टेक D and E on PQ and PR respectively and join D to E। ये मैंने क्या लिखा, एक बार फिर से देखिए, टेक D and E on PQ and PR respectively such that AB is equal to DP, AC is equal to DR, PR, AC is equal to PE, सॉरी, AC is equal to PE, ये DP ठीक है, PD लिखिए, DP मतलब लिखिए PD, और AC इज इक्वल टू जो है आपका AC वो आपका PE के बराबर है, ये चीज दिया हुआ है। तो क्या देखें, टेक D and E on PQ and PR respectively such that AB is equal to PD and AC is equal to PE। ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया। अगर आप लोग को ये कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई तो मैं अब आगे प्रोसीड करूं। देखना, इन ट्रायंगल PQR, नाउ इन ट्रायंगल PQR या PDE पहले लिखिए एंड ट्रायंगल PQR। अगर मैं इस दोनों ट्रायंगल की बात किया तो अब हम लोग देखते हैं क्या कर रहे हैं। देखिएगा, सिंस हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि AB डिवाइडेड बाय PQ इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय PQ इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय PR। यह आपको दिया हुआ है। जब ये चीजें अगर आप लोगों को दिया हुआ, क्या दिया हुआ, AB डिवाइडेड बाय PQ इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय PR, ये चीज अगर आप लोगों को दिया हुआ है तो आप यहां से ये भी तो लिख सकते हो कि AB को अभी आपने कंस्ट्रक्शन से क्या लिखा, PD। तो AB को अगर मैं PD लिख दूं डिवाइडेड बाय, नीचे वाला मेरा PQ ही रह जाएगा, इज इक्वल टू AC को अगर हम लोग AC को अगर मैं PE लिखूं तो इसे लिख सकता हूं PE डिवाइडेड बाय PR लिख सकता हूं। तो अगर आप इस लाइन DE के बारे में कंसीडर करते हो इन ट्रायंगल PQR, तो मैंने क्या बताया था, बाय कोरोलरी ऑफ कन्वर्स ऑफ BPT, मैंने बताया था कि उसकी जो कन्वर्स थी, अगर इसके 1 to 1 कोरेस्पोंडेंस के जैसा अगर मैं किसी भी कोरेस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो ले लूं तो उस केस में वो उसको इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक, और उसके कोरेस्पोंडिंग एंगल सेम हो जाता है, ठीक। ये मैंने BPT में डिस्कस किया था। तो यहां पे कर सकते हैं, सिंस सो बाय कोरोलरी ऑफ कन्वर्स ऑफ BPT का मतलब क्या हुआ, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या इसी को हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के आप लोगों ने यहां से क्या सीखा कि PD अपॉन PQ इज इक्वल टू PE अपॉन PR, ये चीजें मुझे मिल गया। सो बाय कोरोलरी ऑफ कन्वर्स ऑफ BPT क्या लिख सकते हैं, DE इज पैरेलल टू PQR। क्या हो गया, DE इज पैरेलल टू QR। अगर DE
क्यू आर के पैरेलल हो गया, डी क्यू आर के पैरेलल हो गया, तो उस केस में क्या होगा देखिएगा एक मिनट के लिए, इसे मिटा लो। अगर आपका डी पी आर के क्यू आर के पैरेलल हो गया तो अब तो कहानी में इसमें कुछ बचा ही नहीं है। अब अगर डी पी आर के पैरेलल हो गया तो आप यहां से बोल सकते हो, हम लोगों ने अभी ऑब्टेन किया, सिंस DE इज पैरेलल टू क्यू आर, सिंस DE इज पैरेलल टू क्यू आर। अगर डी आपका क्यू आर के पैरेलल है, ये जो आपका डी है या आपका क्यू आर के पैरेलल है, तो आप क्या बोलोगे, आप तो यहां से आराम से बोल सकते हो। अगर मैं इस एंगल को हुआ, इस एंगल को मैं क्यू रख लिया, तो आप यहां से बोल सकते हो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल 2 जो होगा वो एंगल आर के बराबर हो जाएगा। और ऑलरेडी आप तो एंगल पी बराबर एंगल पी कॉमन तो जानते ही हो। इतनी चीजें आप लोगों को मिल गया। अगर आप लोगों ने इतनी चीजें ले लिया तो आपका थर्ड चीज क्या बचता, तो ये जो हो गया वो कौन सा एंगल हो, ट्रिंगल हो गया, इक्यू एंगुलर ट्रिंगल हो। इक्यू एंगुलर ट्रिंगल का मतलब होता है क्या, कि अगर सारे एंगल्स कोरिस्पोंडिंग एंगल किसी भी ट्रिंगल के सम होते दोनों इक्यू एंगुलर कहलाता है। और मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर किसी ट्रिंगल्स के ऑल एंगल्स सेम हो तो उसके कोरिस्पोंडिंग साइड्स भी सेम ही होंगे। सो यहां से बोलूंगा कि पीडी अपॉन पी क्यू, पीडी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी अपॉन पी आर इज इक्वल टू डीई अपॉन क्यू आर। और जैसा कि आपको मैंने पहले लिखा था, जो कि दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, ए बी अपॉन पी डी, ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर, ये चीजें दिया हुआ था, ये दिया हुआ था ना। चलिए, लेकिन हम लोगों ने क्या यहाँ पे ऑब्टेन कर लिया कि पी डी अपॉन पी क्यू, पी अपॉन पी आर बराबर डी अपॉन क्यू आर। क्या गया, डी अपॉन क्यू आर आ गया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात हम लोगों के लिए यह होगी कि जब ये आपका डीई अपॉन क्यू आर आपको जब आ गया तो इस केस में अब आप लोग क्या बोलोगे। सो अगर आपका ये जो आपका पीडी अपॉन मतलब ये डीई अपॉन क्यू आर आ गया तो फिर इस केस में आप क्या बोलोगे कि डेफिनेटली रूप से आराम से आप बता सकते हैं कि पिछले वाले टॉपिक में जो पिछले में जो हम लोगों ने ये ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर जो मैंने लिखा था, तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि बी सी अपॉन क्यू आर की बातें नहीं मैंने। लेकिन अगर आप नहीं भी आगे बढ़ सकते, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको मत लिखिए, डायरेक्ट लिख सकते हैं ये जब तीनों एंगल सेम हो गया, सो बाय ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रिंगल, आप क्या बोल दोगे, ट्रिंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रिंगल पी डी। अगर ये दोनों ट्रिंगल सिमिलर हो गया तो ये दोनों क्या हो गया, दोनों ट्रिंगल सिमिलर हो गया। अच्छा ये लिख दिया मैंने बाय ए। अच्छा तो दोनों ट्रिंगल पी डी जो हो गया वो का पी क्यू आर क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अगर ये दोनों ट्रिंगल सिमिलर हो गया तो मुझे तो पार्टिकुलरली एबीसी का डिस्कशन करना था, देखिएगा। हाँ तो गाइस अभी के क्लास में हमने देखा था कि यहाँ पे क्या लिखा कि बाय ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रिंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रिंगल पीडी। जब ये ट्रिंगल पी क्यू आर इस पीडी के सिमिलर हो जाएगा तो उस केस में क्या बोलोगे, डेफिनेटली रूप से बोलोगे सो मैं बोल सकता हूं कि पी क्यू डिवाइडेड बाई पी डी इज इक्वल टू पी क्यू डिवाइडेड बाई पी डी। जब ये सिमिलर हो जाता है ना, जिस तरह से हम लोग वहां पे देखते हैं ना कि जैसे कि आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे कि कॉन्ग्रुएंस ट्रिंगल्स के जो होते हैं आपका कोरिस्पोंडिंग साइड का मेजर और उसके कोरिस्पोंडिंग एंगल सेम हो जाते हैं, तो उस केस में अगर मतलब जिस भी क्राइटेरिया से हम लोग चलते हैं तो ये दोनों सेम हो जाते हैं। उसी तरह से अगर ये ए से अगर आपका ये सिमिलर हो जाता है तो इसके कोरिस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो जो होगा ना वो आपका सेम होगा। तो यहां से बोल सकते हो पी क्यू अपॉन पी डी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन डी इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी। अगर आप यहां तक बोल सकते हो तो देखिए, इसको मैं थोड़ा सा लेफ्ट पार्ट को मिटा देता हूं, देखिएगा लेफ्ट पार्ट मिटाने के बाद देखिएगा क्या है मेरे पास। यहां से देखिए पी क्यू अपॉन पी डी है, तो आप कंस्ट्रक्शन जब किए थे तो आपका यहाँ पे क्या था, सॉरी पी क्यू इधर लिखा गया। अच्छा एक मैं इसको मिटा लेता हूं, आप ऐसा करें कि इसको इधर देख ले, वजह इस तरह से भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है।
बट एक्चुअली शुरू में जो मैंने लिखा था ना उसका रोटेशन था इसी तरह से था, इसलिए मैं इसको ऐसे कर दिया। तो यहां से मुझे क्या मिला, पी डी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू डी अपॉन क्यू ई और इज इक्वल टू आपका पीई अपॉन पी डी पी क्यू ई पी क्यू, अरे सॉरी, पीडी अपॉन पी क्यू, पीडी अपॉन पी क्यू, डी अपॉन क्यू आर और उसके बाद है पीई अपॉन पी आर। ये तीन आपका रेशियो हो गया। जब आप यहाँ पे एक क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रिंगल से इतना दूर तक लिख सकते हैं, तो ऑलरेडी एक और बात आप लोग जानते हैं, दैट इंप्लाई दैट आप जानते हैं कि पीडी का वैल्यू एबी के बराबर है। सो वी कैन राइट एबी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू डी अपॉन क्यू आर। अगर मैं डी की बात किया तो डी जो मेरा वो किसके बराबर, डी की जो वैल्यू है मुझे नहीं मालूम किसके बराबर, मैं इसी तरह से रख दिया डी अपॉन क्यू आर। और इसके बाद थर्ड पार्ट जो आपका आता है पी आपका, ये आप इसको पी जो है आपका ये, अच्छा ये पी जो आपका है, ये आपका जो पी है, तो ये आपका पी किसके बराबर है, एसी के बराबर ऑलरेडी जानते हैं, तो इसे मैं लिख सकता हूं एसी अपॉन पी आर। ये चीज लिखा। आप देखिएगा ध्यान से, तो आपने अभी तुरंत प्रूफ किया था कि ये जो आपका एंगल 1 है एंगल क्यू के बराबर है, एंगल 2 एंगल आर के बराबर है और एंगल पी कॉमन है। जैसा कि इस ट्रिंगल का कंस्ट्रक्शन भी सिमिलर है, तो यहाँ पे सिमिलर तो कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप एंगल बी ए बराबर सॉरी सो एंगल बी बराबर आपका एंगल क्यू एंड एंगल सी बराबर एंगल आर हो जाएगी। तो अगर ये दोनों सेम हो जाते हैं, सो ट्रिंगल ABC is similar to triangle PDE हो जाएगी, ये सब PD करता हूं, ये PQR हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ क्या नहीं, सिंपल सी बात थी। बात यह थी कि जब ये दोनों ट्रिंगल सिमिलर हो गया, अच्छा एक रीजन और लिख ही लीजिए ताकि आप लोगों को क्लियर हो पता चल सके, और थोड़ा मैंने शॉर्ट कर दिया। देखिए जब हम लोगों ने यहाँ पे ये चीज किया था कि आपको ए बी बराबर पी डी ले लिए, जब ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है और ये पी डी ई पी क्यू आर के जब सिमिलर हो गया, तो उस केस में ये रेशियो जो मैंने लिखा इसको लिख सकते नहीं भी लिख सकते, ऐसे मैंने लिख दिया। और इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो मुझे पॉइंट्स मिलने वाले हैं ना, वो ये मिलने वाले एंगल पी। ये एंगल जो आपका पी था ना, ये तो ऑलरेडी आपका कॉमन था। तो यहाँ पे जब ऑलरेडी कॉमन थी तो इसकी बात यह थी कि सीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं, सीन्स इतना चीज लिख करके यहाँ पे लिख दीजिएगा एंड ट्रिंगल एबीसी इज ट्रिंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रिंगल पीडी, इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रिंगल पीडी। अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंस हो गया तो एंगल बी बराबर क्यू हो जाएगी। और पीडी लिखिए, पीडी लिख लिए। अगर पीडी लिख दिए तो यहाँ पे ऐसा लिखिए, सो एंगल बी बराबर एंगल 1 और एंगल क्यू बराबर सॉरी एंगल सी बराबर एंगल 2 और एंगल बी बराबर अगर एंगल 1 आ गया तो एंगल 1 ऑलरेडी क्यू के बराबर है। यहाँ पे मैंने लिखा था एंगल बी आपका क्या है, ऑलरेडी एंगल क्यू के बराबर है। तो एंगल इससे पहले मैंने लिख दिया था, तो एंगल बी बराबर एंगल 1 और एंगल बी बराबर एंगल अगर क्यू हो जाता है, तो आप यहाँ पे देखिए बी बराबर 1 और बी बराबर क्यू आ गया। तो इस केस में आराम से बोल सकते हो क्या कि एंगल बी और एंगल क्यू बराबर हो गया, एंगल सी और एंगल आर बराबर हो गया। तो सो मैं कह सकता हूं कि भाई ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रिंगल, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रिंगल क्या बोल सकते हो कि ट्रिंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रिंगल पीक्यूआर। तो इस तरह से आपका ये जो आपका आ गया कौन सा क्राइटेरिया था, SAS दैट मीन साइड एंड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रिंगल। चलिए अगर हम लोगों ने इस थ्योरेटिकल पोर्शन को समझ लिया है तो मैं थोड़ा सा फिर से एक बार इसको रिकॉल करते हुए हम लोग चलते हैं इस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स के प्रॉब्लम्स के तरफ। तो ये जो आपका टॉपिक्स था ना, बस मैं रूप से ये आप लोगों को कभी प्रूफ में पूछता नहीं है, चाहे सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या आपका बोर्ड हो या किसी भी स्टेट बोर्ड की बात करता हूं, तो ये आपको कभी नहीं पूछेगा। ये आपसे बस इस थ्योरम्स पे बेस्ड प्रॉब्लम्स पूछेंगे। तो कुल मिलाकर के मैं आपको बता दूं, आपका सबसे पहला आता है SSS क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रिंगल्स, जिसमें कुछ नहीं है कि अगर आपका एक ट्रिंगल एबीसी है, फटाफट आप लोग लिख लेंगे, एक ट्रिंगल आपका अगर एबीसी है, दूसरा ट्रिंगल अगर आपका पीक्यूआर है, तो मैं आपको बता दूं इसमें लिखना क्या है, इसको क्या बोलता हूं, क्राइटेरिया ऑफ, लिख लीजिएगा आप लोग, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रिंगल्स। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, देखिएगा आप लोग ध्यान से, इसको बोलता हूं इफ AB अपॉन PQ। चलिए आप लोग को नहीं दिख रहा होगा,
2 मिनट रुक जाइए आप लोग। ए बी अपॉन पी क्यू इफ ए बी अपॉन पी क्यू, फटाफट आप लोग लिखेगा ए बी अपॉन पी क्यू, ये आपका पी है, पी वर्टेक्स है। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, देन बाई एस 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 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रिंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रिंगल PQR। और दो ट्रिंगल अगर सिमिलर हो जाते हैं तो ये दोनों ट्रिंगल क्या हो गया, सिमिलर हो जाएगा। अगर आपका ये तीनों रेशियो कोरेस्पोंडिंग साइड का रेशियो अगर आपका सेम हो तो हम लोग कहेंगे कि एस क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रिंगल से ये जो दोनों ट्रिंगल सिमिलर हो गया। अगर ये दोनों ट्रिंगल सिमिलर हो जाती है तो जिस तरह से हम लोग पीछे के क्लास में सीखते हैं कॉन्ग्रुएंसी के बारे में कि अगर दो ट्रिंगल्स कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं तो उसके कोरेस्पोंडिंग एंगल्स एंड कोरेस्पोंडिंग साइड का मेजरमेंट सेम होता है। सिमिलर वे यहाँ पे क्या होती है कि अगर दोनों की कोरेस्पोंडिंग साइड्स आपका प्रोपोर्शनल हो जाए तो उसका आपका कोरेस्पोंडिंग एंगल्स भी सेम हो जाएंगे। चलिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गई। उसके बाद एस के बाद इसमें आता है आपका SAS। ये SAS क्या होता है, इसको बोलते हैं क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रिंगल। इसी को हम लोग यहाँ पे कि एस का मतलब होता है साइड, ए का मतलब एंगल, और फिर आपका एस का मतलब यहाँ पे साइड होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इफ ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू एंड ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर। ये इंपॉर्टेंट बात, ये थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्योंकि होते हैं कि बच्चे इसमें ज्यादा कंफ्यूज करते हैं और वजह क्या बनती है मैं वो भी बता दूंगा कि इफ ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर एंड एंगल बिटवीन दो साइड विच इज टेकन फॉर ए रेशियो, मैं उन साइड का मतलब उन एंगल को लूंगा जो उस दोनों साइड का जो मैंने रेशियो लिया था ना उसका कॉमन हो। मतलब ये ए बी और ए सी लिया तो इसके बीच का एंगल है, अगर मैंने इधर पी क्यू और पी आर लिया तो इसके दोनों बीच के एंगल ये, तो यहाँ पे एंगल ए बराबर एंगल पी। तो उस केस में देन बाय SAS क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रिंगल ABC ट्रिंगल PQR। तो उस केस में क्या होगा कि ट्रिंगल ABC जो होगा आपको ट्रिंगल PQR के सिमिलर हो जाएगा। अगर ये दोनों ट्रिंगल सिमिलर हो जाती है इन दैट केस आपको मैंने जैसा कि पीछे के टॉपिक में पीछे के थॉरम्स में डिस्कशन किया था कि अगर ऑल साइड्स आर प्रोपोर्शनल तो इन दैट केस मैंने बताया था कि उसके कोरेस्पोंडिंग एंगल सेम हो जाएंगे। बट यहाँ पे तो नहीं कंप्लीटली रूप से साइड है ना ही कंप्लीटली रूप से एंगल है, मतलब ऑल एंगल्स भी नहीं दिया हुआ ऑल साइड्स भी नहीं दिया हुआ। तो इस केस में क्या सोचना है कि अगर आपका SAS क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रिंगल से दो ट्रिंगल सिमिलर हो जाए तो इन दैट केस आप आराम से बोलोगे, क्या मालूम है, आराम से बोलोगे कि आपका ऑल साइड्स भी आपका प्रोपोर्शनल हो जाएगा। देन एंड यहां तक लिख लीजिए, सो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। पहली पॉइंट ये हो गया, इस पॉइंट को समझना है, याद रखना दिमाग में। और दूसरी पॉइंट आप लोग ये भी याद रखना है एंड एंगल A बराबर एंगल P जो कि आपको पहले ही मालूम है, साथ ही साथ एंगल B बराबर एंगल Q एंड एंगल C बराबर एंगल R आ जाएगी। तो ये आपका थर्ड पॉइंट आ गया। तो कुल मिलाकर के ये आपका जो हो गया ये आपका क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रिंगल्स SAS आ गया। अगर इस सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरिया को आप लोगों ने समझ लिया तो मैं अब चलता हूं AAA क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रिंगल्स का चर्चा करने को। देखिएगा ध्यान से आप लोग का क्या है, मैंने आप लोग को पहले प्रूफ करके देखा फिर मैंने आपको फिगर भी बता रहा हूं। देखिएगा AAA क्या बोलता है, अच्छा ये उस टाइम यही लिखा रह गया, इसको बोलते हैं एंगल, ये भी आपका एंगल ये भी आपका एंगल। तो एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रिंगल के बारे में बोलते हैं कि इफ एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, देन बाय AAA क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रिंगल ABC सिमिलर टू ट्रिंगल PQR, सो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन ये। तो इस तरह से हम लोग इसको भी समझ लिए। इसमें क्या होता है कि अगर आपका ऑल एंगल्स आपका कोरेस्पोंडिंग दूसरे ट्रिंगल्स के
इक्वल हो जाए तो उस केस में कहेंगे कि दोनों ट्रिंगल आपका सिमिलर हो गया। अगर दोनों ट्रिंगल सिमिलर हो जाती है ना तो उस केस में मेरी क्या पॉइंट है कि ये आपका हमेशा रेशियो जो होगा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का वो सेम आ जाएगी। चलिए यहां तक आप लोगों ने समझ लिया। एक बात और भी आप लोग रखना कि बहुत सारे टीचर जो होता है ना ए को ए के नाम से भी ए के नाम से भी जानते हैं, और जो कि मैंने आपको पीछे के क्लास में जस्ट अभी 5 मिनट पहले मैंने आपको ब्रीफ कर दिया था। चलिए ये हो गया। अब जो है मैं इसे अप्लाई कैसे करूंगा उसका प्रैक्टिस था 5 प्रॉब्लम्स पे मैं करता हूं, देखिएगा आप लोग ध्यान से। आपके एनसीईआरटी का यही क्वेश्चंस मैंने चूज किया है आपके एग्जांपल्स का, फिर मैं आप लोगों को आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। देखिएगा मैं चलता हूं सबसे पहले आपके एग्जांपल्स की प्रॉब्लम की तरफ। देखिएगा सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है, एक मिनट देखिएगा। चलिए तो सबसे पहला है आपका एग्जांपल नंबर 4। देखिए एग्जांपल नंबर 4 में क्या क्वेश्चन सवाल कर दिया। इन फिगर 6.29 इफ PQ इज पैरेलल टू RS, एक आपका PQ साइड दिया हुआ, चलिए मैंने PQ खींच लिया, और आपका एक RS है, मैं उस RS को भी ड्रॉ कर दिया। ये मेरा क्या है RS है, RS इसी तरह से ना यहाँ, और आपका ये जो इस तरह ये आपका इंटरसेक्ट करता है वो O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो कहता प्रूव दैट ट्रायंगल POQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल SOR। तो सबसे पहले इस सवाल को बनाने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का डिस्कशन करना चाहूंगा, वो है 1:1 कोरेस्पोंडेंस। ये क्या है मेरा 1:1 कोरेस्पोंडेंस। देखिएगा ये 1:1 कोरेस्पोंडेंस क्या होता है मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। देखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसकी गलतियां कर लोगे तो आपका मार्क्स काट लिया जाएगा, क्योंकि देखिए मैथमेटिक्स की भी अपनी लिमिट होती है। आप मैथमेटिकल कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं, ठीक, आना चाहिए आपका 6.5 आ गया आपका 7, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपको मार्क्स दे दिया जाता है, और आपको जो मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका मार्क्स काट, मतलब जितना आपका गलतियां की उसके मुताबिक थोड़ा बहुत मार्क्स काट लिया जाता है। बट अगर इस तरह से गलतियां करते हैं तो आपका डेंजर वो गलती हो जाती है, वो आपको गलती माफ करने वाली नहीं होती, उस केस में आपका मार्क्स काटना वो आपका लाजमी है, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स काट लिया जाता है। इसलिए इन चीजों पे आप लोग गौर करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि मैं 2 ट्रायंगल का डिस्कस किया, एक ट्रायंगल यहाँ पे मैं ले रहा हूं ABC और दूसरा ट्रायंगल में PQR ले लिया। अगर मैं इस 2 ट्रायंगल को लिया और मैं यहाँ पे सवाल किया ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR दिया हुआ है, यह आपको दिया हुआ है, तो क्या यह भी ट्रू होगा? क्या इज इट ट्रू, इज इट पॉसिबल दैट, क्या यह पॉसिबल है कि ट्रायंगल ABC इज आल्सो सिमिलर टू ट्रायंगल RQ? क्या यह ABC RQP के सिमिलर होगा? तो ये सवाल आएगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं इट में मतलब ये मे और मे नॉट भी हो गया, ये संभव हो भी सकता है और संभव नहीं भी हो सकता है। अब ये कैसा सवाल आ गया, संभव हो भी सकता संभव नहीं हो भी सकता। तो मैं आपको बता दूं आपका जनरल केस में कभी संभव नहीं होता है, जनरल केस में संभव नहीं होता है, ये तभी पॉसिबल होता है जब स्पेशल केस आ जाता है। स्पेशल केस अगर मान लीजिए आपका एंगल बी एंगल सी एंगल सी सारा एंगल जो एंगल पी और क्यू के बराबर मतलब 60 डिग्री के इक्वल हो जाए सारा एंगल, दैट मींस इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाए, तो ये पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैं इसको मे और मे नॉट भी लिखता हूं। तो आप लोग गौर करेंगे कि अगर ट्रायंगल एबीसी मतलब एबीसी पीक्यूआर के सिमिलर है ना, तो यह सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसलिए या तो आपको ब्रीफ किया हुआ नहीं रहेगा कि सारा एंगल 60 डिग्री है, तो फिर आप डायरेक्ट इसको कैसे टिक कर दोगे कि ये आपका सिमिलर है। तो इसलिए इस बात पे गौर करना है कि अगर एबीसी पीक्यूआर के सिमिलर है तो आपका जरूरी नहीं है कि एबीसी आरक्यूपी के सिमिलर हो, या आप किसी भी तरह से इसको नाम लिख देंगे क्यूआरपी के सिमिलर हो, या कोई जरूरी यह भी नहीं है कि आपका आरपीक्यू के सिमिलर हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आप इसकी नेमिंग में कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते। और ये 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस का नाम जो है ना, इसलिए मैं लिखा हूं कि अगर ट्रायंगल एबीसी आप अगर लिखते हैं और दूसरा आपका पीक्यूआर आता है, तो ये ए का पोजीशन पी लेगा, बी का पोजीशन क्यू लेगा और सी का पोजीशन आर लेगा। ना कि हम लोग बिल्कुल रफली में इसको इस तरह से अरेंज नहीं कर सकते कि आप आर ए के साथ अटैचमेंट कर देंगे, बी का क्यू के साथ, सी का पी के साथ, या आप सी को पी के साथ, बी को आर के साथ, ए को क्यू के साथ, ऐसा आप नहीं कर सकते।
आप ये, इसलिए मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा हूं 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, चाहे आप कॉन्ग्रुएंसी को स्टडी करते हैं या सिमिलरिटी को स्टडी करते हैं, तो इसमें इस बात को आप लोग याद रखते हैं, नेमिंग का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर एंगल ए पी के बराबर है तभी आप एंगल ए को पहला पोजीशन पे रखे हैं तो पी को भी पहला पोजीशन देंगे। बी अगर आपका एंगल क्यू के बराबर है तो अगर आप लेफ्ट साइड में अगर बी को सेकंड पोजीशन देते हैं तो राइट साइड भी क्यू को सेकंड पोजीशन देंगे। अगर आपका सी थर्ड पोजीशन आप उसको दे रहे हैं लेफ्ट साइड में तो राइट साइड आपको आर को भी थर्ड पोजीशन देना पड़ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि आप मैं यहाँ पे एबीसी लिख रहा हूं, हाँ ये आपका सही कहना कि ट्रिंगल एबीसी जो है, देखिए आप लोग का जो सिलेबस है ना थोड़ा सा अलग ढंग से, लेकिन आप फॉरेन बुक में अगर पढ़ोगे एक सिमिलरिटी की कंसेप्ट या आप कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट, वहां पे नेगेटिव साइन का यूज किया जाता है। और नेगेटिव साइन आपको मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो वेक्टर के टॉपिक में आ जाता है, थोड़ा सा वेक्टर को अटैचमेंट करता है जो कि आप लोग की बियॉन्ड सिलेबस है। अगर मैं उस लेवल से आपको टीच करूंगा तो हो सकता है आपकी क्लास टीचर मार्क्स काट ले, स्कूल के टीचर मार्क्स काट ले, इसलिए मैं नहीं बताना चाह रहा हूं। बस आपको मैं यही बताऊंगा, सलाह करूंगा, क्योंकि आपके बुक में इतना ही मेंशन किया हुआ कि आप क्या करें कि आप इसको इंटरचेंज नहीं करें जैसे तैसे, और आप इसका नेम उसी के अकॉर्डिंग करो जिस अकॉर्डिंग इसके जो है ना 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस को सेटिस्फाई कर जाए। आपका एंगल ए अगर एंगल ए बराबर पी है, बी बराबर क्यू है, एंगल सी बराबर आर है, तभी आप एंगल मतलब ट्रिंगल एबीसी के बराबर पी क्यू आर लिखिए। अगर आपका ऐसे मान लीजिए कि आप